नमस्कार, मैं डॉक्टर बबीता जैन। आज हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की चर्चा करेंगे। प्लेटो का न्याय सिद्धांत प्लेटो के समस्त दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है। प्लेटो ने अपने प्रमुख ग्रंथ रिपब्लिक का उपशीर्षक न्याय से संबंधित रखा है। इसका अर्थ यही है कि प्लेटो ने अपने रिपब्लिक की भव्य इमारत का आधार न्याय को ही समझा है। न्याय ही उसके समस्त दर्शन और चिंतन का केंद्रीय तत्व है और न्याय की संरक्षा के लिए ही वह अन्य सिद्धांतों की रचना करता है। प्रश्न यह है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत का अभिप्राय क्या है। प्लेटो अपनी रिपब्लिक में न्याय की स्वयं की मान्यता प्रकट करने से पहले अपने संवाद के माध्यम से न्याय की प्रचलित अवधारणाओं का मूल्यांकन करता है और उनके विविध प्रतिनिधि विचारकों के सम्मुख संवाद करता है। प्लेटो के समय के यूनान में न्याय के संबंध में 3 अवधारणाएं प्रचलित थीं: न्याय का परंपरावादी सिद्धांत, न्याय का उग्रवादी सिद्धांत और न्याय का संविदावादी सिद्धांत। प्रथम सिद्धांत है न्याय का परंपरावादी सिद्धांत। यह रूढ़ि पर आधारित सिद्धांत था और परंपरा से चला आ रहा था। रिपब्लिक में इसके 2 प्रमुख प्रतिपादक सामने आते हैं, सिफालस और उसका पुत्र पोलीमार्कस। न्याय के परंपरावादी सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए सिफालस न्याय को इस प्रकार परिभाषित करता है कि सत्य बोलना और अपने ऋणों को चुका देना ही न्याय है। उसी की बात को आगे बढ़ाते हुए उसका पुत्र पोलीमार्कस कहता है कि प्रत्येक मनुष्य को वह दे देना जो उसके लिए उचित है, अर्थात मित्र के प्रति मित्रता और शत्रु के प्रति शत्रुता ही न्याय है। आगे वह कहता है, न्याय एक कला है और कला चतुराई के साथ प्रयोग करने का नाम है। प्लेटो न्याय की इस अवधारणा का खंडन करता है और वह कहता है कि सत्य बोलना और अपने ऋणों को चुका देना न्याय नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार सत्य बोलने से अनिष्ट भी हो जाता है। जैसे कि यदि चोर को यह बताया जाए कि संपत्ति कहाँ रखी है, तो ऐसा सत्य संपत्ति के मालिक के लिए क्षति पहुंचाने वाला हो सकता है। इसी प्रकार अपने ऋणों को चुका देना, इसका अर्थ यह है कि आपने जो ऋण लिए हैं वे ऋण कई बार आपके समझ से बाहर होते हैं, अर्थात क्या उचित है क्या अनुचित है यह समझना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मैं अपने पिता से यदि कुछ प्राप्त करती हूँ तो जो प्राप्त किया है वो पिता को चुका देना वह तो समझ में आता है, लेकिन यदि मैंने अपने शत्रु से कोई शत्रुता प्राप्त की है तो उसको शत्रुता ही वापस दे देना यह न्याय नहीं हो सकता। जैसा कि उसके पुत्र पोलीमार्कस ने कहा कि मित्र के प्रति मित्रता और शत्रु के प्रति शत्रुता। अब यह भी एक प्रश्न चिन्ह है कि मित्र किसे माना जाए और शत्रु किसे माना जाए, क्योंकि सामान्यतः मित्र वेश में शत्रु छिपे होते हैं और जो हमारी भलाई की बात करता है वह मित्र होते हुए भी हमें शत्रु ही नज़र आता है। इसी प्रकार प्लेटो
यह तर्क देता है कि न्याय एक कला नहीं हो सकता, क्योंकि कला का प्रयोग तो हम भलाई और बुराई दोनों ही रूपों में कर सकते हैं, किंतु न्याय का प्रयोग यदि बुराई के रूप में किया जाए तो उसका उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इन सभी तर्कों के आधार पर प्लेटो न्याय के परंपरावादी सिद्धांत को खारिज करता है। तब न्याय का उग्रवादी सिद्धांत सामने आता है और उसका प्रमुख प्रतिपादक थ्रेसिमेकस अपनी बात कहता है। थ्रेसिमेकस न्याय को परिभाषित करते हुए कहता है कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। वह अपनी बात के पक्ष में तर्क देता है कि अत्यंत प्राचीन काल में जब मनुष्य घुमक्कड़ अवस्था में था तो वह अनेक विपत्तियों से डर कर के शक्तिशाली व्यक्ति की शरण में गया कि आप हमारी रक्षा कीजिए। शक्तिशाली व्यक्ति ने उनकी रक्षा के दायित्व को अपने ऊपर लिया और कुछ कानूनों का निर्माण किया और साथ में यह हिदायत दी कि तुम इन कानूनों का पालन करोगे और मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। लेकिन वस्तुतः वे कानून उस असहाय जनसामान्य की सुरक्षा के लिए नहीं होकर के शक्तिशाली व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए ही बनाता है, ऐसा व्यवहार में देखा जाता है। तो इसलिए वर्तमान राज्य भी जो कानून बनाता है वास्तव में वह जनसामान्य के हित या न्याय के लिए न होकर शक्तिशाली के स्वार्थ पूर्ति के साधन मात्र होते हैं। ऐसे कानूनों को स्वीकार करना ही न्याय है और इसका उपसाध्य थ्रेसिमेकस ये कहकर करता है कि इसका अर्थ तो यह है कि अन्याय न्याय से श्रेष्ठतर है। यदि असहाय जनसामान्य शक्तिशाली के स्वार्थ से भरे हुए कानूनों का यदि पालन करता है तो उसके लिए अन्याय ज़्यादा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्याय का अर्थ होगा वह स्वयं अपने हित की बात करे। इस तरह से प्लेटो न्याय के उग्रवादी सिद्धांत को भी यह कहकर खारिज करता है कि न्याय कभी भी स्वार्थी नहीं हो सकता और यदि अन्याय न्याय से श्रेष्ठतर है तो फिर न्याय प्राप्य वस्तु नहीं हो सकती। तीसरा सिद्धांत है न्याय का संविदावादी सिद्धांत। इसके प्रमुख प्रतिपादक हैं ग्लोकन। ग्लोकन न्याय को परिभाषित करते हुए कहता है कि न्याय भय का शिशु है। यह प्रकारांतर से न्याय के उग्रवादी सिद्धांत का ही दूसरा रूप है, जिसमें यह माना गया है कि भयभीत मनुष्यों ने राज्य की उत्पत्ति इसलिए की क्यों वे राज्य की शरण में या शक्तिशाली व्यक्ति की शरण में इसलिए गए क्योंकि वे अकेले बिना शक्तिशाली व्यक्ति के रह नहीं सकते थे। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए अपने भय से मुक्त होने के लिए उन्होंने शक्तिशाली व्यक्ति की राज्य की शरण ली। इस तरह से उन व्यक्तियों के सामूहिक भय से ही राज्य की उत्पत्ति हुई है और सामान्य जन समुदाय में यह भय हमेशा ही बना रहता है। उन्हें यह डर रहता है कि यदि राज्य नहीं रहा, यदि हमने कानूनों का पालन नहीं किया तो हमारा क्या होगा। न्याय का संविदावादी सिद्धांत भी प्लेटो की नज़र में बहुत अधिक मजबूत तर्क वाला साबित नहीं होता और वह उसे आसानी से खारिज कर देता है। इन सभी प्रचलित अवधारणाओं को खारिज करने के पश्चात प्लेटो न्याय के अपने सिद्धांत की प्रस्तुति करता है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को जिस पात्र के मुख से प्रस्तुत किया गया है रिपब्लिक में, उस पात्र का नाम सुकरात है। प्लेटो वस्तुतः
सुकरात के न्याय की अवधारणा को ही रिपब्लिक में प्रस्तुत करता है और उसको विस्तार देता है। उसके सामने न्याय के सिद्धांत को प्रस्तुत करते समय दो प्रश्न उपस्थित होते हैं। पहला, न्याय की वास्तविक प्रकृति क्या है, और दूसरा, न्याय का निवास स्थान कहाँ है। प्लेटो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर खोजते हुए अपने न्याय सिद्धांत की व्याख्या करता है और वह यह बताता है कि न्याय तो प्रत्येक मनुष्य के भीतर विद्यमान है। प्लेटो न्याय के पूर्ववर्ती सिद्धांतों की आलोचना इसी आधार पर करता है कि ये तीनों ही पूर्ववर्ती सिद्धांत न्याय को बाह्य वस्तु मानते हैं और ये सभी मनुष्य के व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उसे स्वीकार करते हैं। किंतु प्लेटो यह मानता है कि न्याय बाहरी और कृत्रिम नहीं हो सकता, यह तो मनुष्य की आत्मा का एक शाश्वत और आंतरिक गुण है। वह इसकी व्याख्या करते हुए कहता है कि प्रत्येक मनुष्य की आत्मा के 3 स्वाभाविक गुण होते हैं: विवेक, साहस और क्षुधा। प्रत्येक मनुष्य में इतना विवेक होता है, चाहे उसका मस्तिष्क कितना ही कम विकसित क्यों न हो, फिर भी उसमें इतना विवेक ज़रूर होता है कि वह अपने भले और बुरे को पहचान लेता है। वह जानता है कि क्या काम करने से मेरा भला होगा और किस काम को करने से मेरी क्षति हो सकती है। इसी विवेक के आधार पर उसका संपूर्ण जीवन चलता है। दूसरा तत्व है साहस। प्रत्येक मनुष्य में, यहाँ तक कि अत्यंत भयभीत मनुष्य में भी साहस का न्यूनतम गुण ज़रूर विद्यमान होता है और इसी के कारण वह जिंदा रहने का, अपने आप को विपत्ति से बचाने का साहस रखता है और अत्यंत विपरीत परिस्थिति में भी इतना साहस बटोर लेता है कि वह स्वयं को जिंदा रख पाए। तीसरा महत्वपूर्ण गुण होता है क्षुधा, अर्थात तृष्णा या वासना। प्रत्येक मनुष्य को उसके शारीरिक और भौतिक प्रवृत्तियों को बनाए रखने के लिए प्रत्येक मनुष्य में इसका क्षुधा का भी न्यूनतम गुण ज़रूर होता है, जिसके कारण वह भोजन, पानी, शयन इत्यादि अपनी सभी मूलभूत जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यहाँ तक कि अत्यंत समृद्ध और विवेक की पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए व्यक्ति में भी इतना तत्व शरीर के प्रति इतना ममत्व ज़रूर होता है कि वह उसके रख रखाव के लिए अपने भोजन और अपने लिए मूलभूत सुविधाओं का प्रबंध करता है। यहाँ प्लेटो यह बात कहता है कि यद्यपि प्रत्येक मनुष्य में विवेक, साहस और क्षुधा, इन तीनों ही गुणों की उपस्थिति रहती है, किंतु प्रत्येक मनुष्य में इन तीनों में से किसी एक ही गुण की प्रधानता होती है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति में विवेक के गुण की प्रधानता है तो उसमें साहस और क्षुधा के तत्व न्यून होंगे और विवेक प्रधान व्यक्ति उन कार्यों को करना पसंद करेगा जिनसे उसे ज्ञान प्राप्ति होती है। अर्थात विवेक संपन्न व्यक्ति स्वयं को मानसिक और दार्शनिक और ज्ञान संपन्न गतिविधियों में ही संलिप्त रखना चाहता है। वह अपने आप को न्यूनतम सांसारिक बंधनों में रखते हुए अधिकाधिक अपनी आत्मा के उत्थान में लगे रहने का प्रयत्न करता है। जिस व्यक्ति में साहस के गुण की प्रधानता होती है, वह व्यक्ति मूलतः वीर और शौर्यवान होता है और ऐसा व्यक्ति
यह कोशिश करता है कि उसके साहस के कारण अन्य व्यक्तियों की भी रक्षा हो सके। वह सदैव साहसिक गतिविधियों में अपने आप को निरंतर लगाए रखना चाहता है। जिस व्यक्ति में क्षुधा या वासना के गुण की प्रधानता होती है, उसमें विवेक और साहस का गुण न्यून होता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं को भौतिक और शारीरिक सुखों की प्राप्ति में ही आनंद महसूस करता है और वह अपने जीवन का लक्ष्य इतना ही मानता है कि उसे समस्त शारीरिक और भौतिक सुविधाएं मिल जाएं, उन्हीं के लिए वह अपना जीवन संचालित करता है। इस प्रकार इस एक प्रधान गुण की उपस्थिति के कारण प्रत्येक मनुष्य का यह स्वधर्म है कि वह उस अपने प्रधान गुण को पहचाने। अपनी आत्मा में जिस प्रधान गुण की उपस्थिति है, उस गुण के अनुसार ही वह अपने लिए जीवन कर्म का चयन करे। अर्थात जिस व्यक्ति में विवेक के तत्व की प्रधानता है, वह शिक्षण का कार्य कर सकता है, वह सन्यासी हो सकता है, वह दार्शनिक हो सकता है, अर्थात ज्ञान संपन्न गतिविधियों में अपने आप को बना के रखे। साहस प्रधान व्यक्ति सेना में भर्ती हो सकता है, वह साहसिक कार्यों के लिए उपयुक्त व्यक्ति होता है। इसी प्रकार से क्षुधा प्रधान जो व्यक्ति है, वो विभिन्न उत्पादक कार्यों को करे तो उसके इस गुण को संतुष्टि प्राप्त होती है। व्यक्तिगत स्तर पर यह जो न्याय है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रमुख गुण को पहचानते हुए उसके अनुसार ही स्वधर्म का पालन करे, उसके अनुसार ही अपने जीवन की मूलभूत प्रवृत्ति को संचालित करे। यहीं से न्याय का दूसरा स्तर उत्पन्न होता है, जिसे प्लेटो ने सामाजिक न्याय की संज्ञा दी है। सामाजिक न्याय के अनुसार जब प्रत्येक व्यक्ति अपने मूलभूत तत्व को पहचान लेगा तो संपूर्ण जनसंख्या 3 भागों में विभाजित हो जाएगी। राज्य में एक वर्ग ऐसे लोगों का हो जाएगा जो विवेक संपन्न है, अर्थात जिनमें विवेक के तत्व की प्रधानता है। यह जनसंख्या का सबसे न्यूनतम संख्या वाला वर्ग है। प्लेटो कहता है कि विवेक के तत्व वाले लोग दुनिया में कम होते हैं और ऐसे केवल मुट्ठी भर लोग ही होते हैं। ये विवेक संपन्न व्यक्ति मिलकर के दार्शनिक राजाओं का वर्ग बनाएंगे। दूसरा वर्ग बनेगा साहस प्रधान वर्ग, अर्थात सैनिकों का वर्ग। जिन लोगों में साहस के तत्व की प्रधानता है, वो सब मिलकर के देश की सेना में भर्ती होंगे, देश की रक्षा का कार्य करेंगे और जनसंख्या का यह वर्ग शौर्य से भरपूर वर्ग होगा। तीसरा जो वर्ग है, जो कि संख्या में सर्वाधिक है, अधिकांश जनसंख्या वासना प्रधान, क्षुधा प्रधान वर्ग की ही होती है और ऐसे वर्ग को, अधिकांश जनसंख्या वाले इस वर्ग को प्लेटो नाम देता है उत्पादक वर्ग। अब इन 3 वर्गों को पुनः वो 2 भागों में बांटता है, अर्थात विवेक संपन्न और साहस संपन्न वर्ग, दार्शनिक राजाओं का वर्ग और सैनिक वर्ग, ये दोनों वर्ग मिलकर के संरक्षक वर्ग का निर्माण करते हैं। तो पहला वर्ग हो गया संरक्षकों का वर्ग, जिसमें दार्शनिक राजा और सैनिक वर्ग दोनों सम्मिलित हैं, और दूसरा वर्ग हो गया सामान्य जनसंख्या या उत्पादकों का वर्ग। शेष जनसंख्या इन संरक्षकों के निर्देशन में कार्य करेगी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत को जब सामाजिक स्तर पर आरोपित करते हैं तो देश की 3 प्रकार की शक्ति 3 अलग अलग भागों में विभाजित हो जाती है। आर्थिक शक्ति पर उत्पादक वर्ग का नियंत्रण होता है,
सैनिक शक्ति पर सैनिक वर्ग का नियंत्रण होता है और राजनीतिक या कानूनी शक्ति पर दार्शनिक राजाओं का नियंत्रण होता है।